हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो कि शॉर्ट फॉर्म में हम CRPC भी कहते हैं। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एक प्रोविज़न बेस्ड लॉ है, जो कि कहाँ पे काम आता है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, मतलब इस लॉ के अंदर हमको FIR से लेके यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से लेके हमको एंडिंग तक, ठीक है, एंडिंग इन द सेंस अपील तक, जजमेंट हो जाए हमारा, उसके बाद क्या है, रेफरेंस है, रिवीजन है, अपील, यहाँ तक की प्रोसीडिंग्स जो मतलब जितनी भी होती हैं वो हमको इस लॉ के अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सिविल प्रोसीडिंग इसके अंदर नहीं दी हुई हैं। वो कहाँ पर है? CPC में। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो हमारा CRPC है ये एक जनरल लॉ है, जो कि होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल होता है। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, लेकिन आफ्टर 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये हमारा जो लॉ है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होने लगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको जान लिए। ये हमारा एक छोटा सा इंट्रो है कि जो हमारा CRPC है ये एक जनरल लॉ है। ठीक है, और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करता है कि हमको अगर हमारे सोसाइटी में कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन से लेके अपील तक, यानी अगर एक छोटा छोटा सा हम देखें तो इन्फॉर्मेशन से लेके जजमेंट तक, एक ट्रायल तक, हमको कहाँ से क्या प्रोसीजर करना है, कहाँ से क्या करना है, कोर्ट का क्या काम होता है, पुलिस ऑफिसर का क्या काम होता है, मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है, वो सारे जो प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया है वो सब हम इसी से देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका जो हमको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो जान लेना चाहिए कि ये इस एक्ट में हमको क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर कितने हैं? 37। ठीक है, 37 चैप्टर है। सेक्शंस कितने हैं? 484 टोटल सेक्शंस हैं, जो कि बहुत ही ब्रॉड हो जाता है याद करने के लिए, लेकिन याद हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ये हमारे इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल ऑफ द 1974 में। ठीक है, एक्ट नंबर 2 है। उसके बाद ये जो हमारा CRPC है ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिस्ट हमको प्रोवाइड की गई है शेड्यूल नंबर 7 में, उसमें कंकरेंट लिस्ट में ये इंक्लूड है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर, CRPC के ऊपर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही कंट्रोल हैं, दोनों ही इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये हमारा एक जनरल नॉलेज हो गया, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। और इसके अलावा इसमें दो हमको शेड्यूल देखने को मिलते हैं। पहला शेड्यूल में 6 कॉलम है, जिसमें हमको ऑफेंसेस कैसे हैं, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, किसके द्वारा ट्रायबल है, ये हमको हमारे पहले शेड्यूल से देखने को मिलता है। और दूसरे शेड्यूल में फॉर्म नंबर बताया गया है कि अगर हमको जैसे कोई अरेस्ट का हमको या हो गया चार्ज का अगर हमको फॉर्म बनाना है तो वो किस वे में बनेगा, ये हमको बताया गया हमारे शेड्यूल नंबर 2 में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, जैसे कि 2006 में हुआ है, 2013 में। ये इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। जैसे 2013 में किसके बाद जो निर्भया कांड के बाद जो अंडर द रेप प्रोविज़न में जो कई अमेंडमेंट लाए गए थे, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हमारे CRPC में भी कई अमेंडमेंट लाए गए थे। ठीक है, 2018 इसमें भी कई प्रोविज़न हमारे चेंज किए गए थे और कई इंक्लूड किए गए थे। इसके अलावा हमारा 2009 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, MP अमेंडमेंट, ये तो आप जब वो मतलब स्टेट बेस पे पढ़ेंगे तो वो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्वीट सा, प्यारा सा और बहुत ही बड़ा सा बहुत ही बड़ा सा मतलब एक्ट। तो सबसे पहले तो ये हमारा कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर है। कहाँ यूज़ होता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यूज़ होता है। किसके द्वारा यूज़ होता है? तो देखा जाए तो इसमें पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, कोर्ट, और इसके अलावा जो हमारे जो पब्लिक होती है, यानी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके लिए भी कई राइट्स इसमें दिए हुए हैं।
ठीक है, तो वो हम आगे आगे पढ़ेंगे अभी कि कहाँ किसके राइट्स दिए हुए हैं, कहाँ किसके लिए लाइबिलिटीज़ दी हुई है, कहाँ किसकी ड्यूटीज़ दी हुई हैं, ये हम अभी आगे आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन नंबर 1 जो कि हर एक्ट में हमको देखने को मिलता है कि इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट क्या है। तो शॉर्ट टाइटल तो हमारा CRPC द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है। ठीक है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अब इसका पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल होता था, लेकिन आफ्टर 2019 ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होने लगा। ठीक है, इसके बाद जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न आता है कि चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11 ये तीनों कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, द स्टेट ऑफ द नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। वो कौन से ट्राइबल एरियाज होंगे जिनको 6 शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, यानी असम। अब 6 शेड्यूल में आमे मित्र होता है, 5th में एंड 6 में अदर जो शेड्यूल्स एरिया होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो आउटडेटेड है या जो मतलब जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, जो अपने में ही उनका एक अलग कल्चर है, उनका एक अलग रूल्स हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अलग हैं, तो वहाँ के लिए ये CRPC इतनी राहत देता है कि जो चैप्टर नंबर 8 है, 10 है, 11 है, इनके जितने भी प्रोविजंस हैं वो इन एरियाज में नहीं एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आता है, तो ये तो शॉर्ट हो गया हमारा, इसमें इतना मतलब उलझने की ज़रूरत नहीं है, बस याद थोड़ा सा ही करना है इसका। जैसे इन्फोर्समेंट डेट कब है, 1 अप्रैल 1974। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं अपने सेकंड सेक्शन पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और ये प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जा सकता है, तो ये याद ही होना चाहिए। तो ए में क्या दिया हुआ है कि बेलेबल ऑफेंस क्या है। ठीक है, यानी 2A में हमारा बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू 2A हमको बस इसमें इतना बताया गया है कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, यानी फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या बताया था कि ऑफेंसेस कैसे होंगे, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ट्राइबल किसके द्वारा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई हैं। तो उसके 5th कॉलम में, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, उसके 5th कॉलम में क्या बताया गया है, बेलेबल ऑफेंस, यानी बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होंगे, ये हमको फर्स्ट शेड्यूल के 5th कॉलम में बताया गया है। और उसके अलावा जो भी है वो सारे क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हमको अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा और उसमें सारे ही दिए हुए हैं। और अगर हम इसको वैसे ही बताएं, मतलब एक जैसे होता है ना कि एक जनरल वे में बताएं, तो जो 3 साल से ज़्यादा के, यानी जो बहुत ज़्यादा हीनियस नहीं होते हैं ऑफेंसेस, वो होते हैं बेलेबल ऑफेंस। और जो बहुत ज़्यादा हीनियस यानी 3 साल से ऊपर जिनकी पनिशमेंट होती है, वो हम नॉन बेलेबल में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2A। अब बी में क्या है, चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन 1। तो ये हमारा चार्ज का डेफिनेशन तो नहीं दिया हुआ है, ये हमको चार्ज बताया गया कि इंक्लूड क्या क्या होता है। और जो हमको चार्ज के प्रोविजंस मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, सेक्शन 211 से। ठीक है, सेक्शन 211 से लेकर 224 तक हमको हमारे चार्ज के प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। आगे वहाँ पे बताया गया है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज में कंटेंट्स क्या होते हैं, और जैसे कई प्रोविजंस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा 2C में क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ए बेलेबल ऑफेंस था, सी में कॉग्निजेबल, तो सी ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या मतलब क्या है, तो ये भी एक हीनियस ऑफेंस ही होता है। ठीक है, मतलब एक बहुत ही ग्रेव नेचर का जो ऑफेंसेस होते हैं उनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये तो हो गया एक जनरल वे का आंसर। ठीक है, कॉग्निजेबल क्या होता है। लेकिन अगर हम इसको CRPC के ढंग से पढ़ें, तो CRPC में 2C में हमको क्या बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर में, ठीक है, यानी पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशन होती है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं हुआ है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। पहली बात तो पुलिस किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक, ये हो गया हमारा एक जनरल प्रोविजन कि अरेस्ट करना जो होता है वो किसी के भी, भाई आर्टिकल 21 का वॉलेशन है। ठीक, लेकिन अगर वो इंसान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है और पुलिस उसको बिना कंसेंट के, मतलब बिना मजिस्ट्रेट के कंसेंट के अगर उसको अरेस्ट कर लेती है,
वो हमारा 2C में आ जाता है। यानी कोई बहुत ही हीनियस टाइप का, बहुत ही ग्रेव टाइप का अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये पावर दी गई है कि वो उस पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस। डी में क्या है? कंप्लेंट। अब देखिए कंप्लेंट यहाँ पे सबसे पहले तो 2D में हमको कंप्लेंट की परिभाषा दी हुई है, यानी डेफिनेशन दी हुई है। तो कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली एंड इन राइटिंग। पहली बात तो हम क्या जाने, कंप्लेंट जो होता है वो एक एलिगेशन है। एलिगेशन मतलब आरोप। आप किसी और पर्सन पे यानी किसी दूसरे पर्सन पे आरोप लगा रहे हैं, ओरली या तो राइटिंग में, या तो बोल के या तो अपना एप्लीकेशन लिख के। ठीक है, इन टू द मजिस्ट्रेट। तो हमने दूसरी चीज क्या जानी कि जो कंप्लेन होता है वो मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, कंप्लेन कभी भी पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके लिए हमको मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देना होगा, या तो ओरली देना होगा या तो रिटर्न में देना होगा। और वो या तो कोई जाना पहचाना इंसान दे सकता है, या तो कोई अननोन इंसान दे सकता है जिसको नहीं पता है कि मतलब कौन है। जैसे होता है ना कि थर्ड पार्टी आके एप्लीकेशन दे सकती है किसी के खिलाफ भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लेन। इसमें एक चीज़ जो एक्सेप्शन पे आती है वो है बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। तो कंप्लेन में पुलिस और पुलिस से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। जैसे कि अगर हम भाई कंप्लेन जब हम पुलिस ऑफिसर को दे ही नहीं रहे हैं तो पुलिस रिपोर्ट कैसे इंक्लूड हो जाएगा कंप्लेन में, है ना, वो तो दूसरी प्रोसीडिंग में चल जाएगा। तो इसलिए इसका जो ये पार्ट है डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्लेन में क्या पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड होता है कि नहीं होता है। तो नहीं होता है 2D के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2D में कंप्लेन, जो कि एक एलिगेशन है जो कि ओरली और रिटन में किसी दूसरे पर्सन पे लगाया जाता है। और किसके सामने लगाया जाता है? मजिस्ट्रेट के सामने। ये कभी भी पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं लगाया जाता है। अगर पुलिस ऑफिसर को आप दे रहे हैं तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2D। और एक और पॉइंट है कि जो कंप्लेन है ये हमारा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों पर ही दिया जा सकता है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल पे ही कंप्लेंट दें। अब आता है इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, आ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे यहाँ इसका जो अगर सिंपल वे में बताएं तो जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसके पास इंफॉर्मेशन आई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई और उनको प्रेमा फेसाई देख के ये लगा कि ये जो केस है ये जो केस है ये कॉग्निजेबल केस है। ठीक, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते या करने के बाद उनको ये पता चलता है कि ये जो केस है ये तो कॉग्निजेबल नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। तो अब नॉन कॉग्निजेबल है तो उसके जो मतलब अब भाई नॉन कॉग्निजेबल का पुलिस रिपोर्ट तो नहीं फाइल होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो अपनी पुलिस ऑफिसर जो अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उसको मजिस्ट्रेट के सामने देंगे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो कंप्लेनेंट हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर को एज अ कंप्लेनेंट मतलब देखा जाएगा, डीम्ड किया जाएगा एज अ कंप्लेनेंट। और जो वो रिपोर्ट दे रहे हैं उसको पुलिस रिपोर्ट ना मानकर उसको हम क्या मान लेंगे? कंप्लेन मान लेंगे। और जो कॉग्निजेबल की तरह जो हमारा केस चल रहा था वो नॉन कॉग्निजेबल के अंतर्गत कैसे चलेगी प्रोसीडिंग? कंप्लेन प्रोसीडिंग फिर से चलने लगेगी मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो इसका यही नॉर्मल सा है वो फंडा है कि अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो अपना जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो एज अ कंप्लेनेंट डीम्ड होते हैं। और जो उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसको पुलिस रिपोर्ट ना मानकर हम उसको कंप्लेन की तरह यूज़ करेंगे। और सारी जो प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी वो कैसे चलेंगी? कंप्लेन प्रोसीडिंग्स के हिसाब से चलेंगी। ठीक है, फिर हमारा आता है ई, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन्स मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हाई कोर्ट हम जानते ही हैं, तो इसको बस ऐसे नॉर्मल याद कर लीजिए कि 2E में हमारा हाई कोर्ट दिया गया है। F में इंडिया। अब जी आता है इंपॉर्टेंट, इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। तो CRPC में जो मेनली जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो 3 होते हैं।
इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, और तीसरा क्या होता है, ट्रायल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन को अलग ही कर लो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सारा काम पुलिस ऑफिसर का होता है, इसमें मजिस्ट्रेट का कहीं भी कुछ भी हाथ नहीं होता। ठीक, तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन कहाँ होती है, इंक्वायरी में, ट्रायल में, क्योंकि ये दोनों ही जो काम होते हैं ये मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अपने अपने टाइम पे, अपने अपने स्टेज पे, जहाँ पे मतलब जरूरी लगता है वहाँ पे। तो जी में यही बताया गया है कि जो इंक्वायरी होता है वो सभी इंक्वायरी हैं अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो सीधी सीधी सी यहाँ बात इतनी ही बताई गई है कि वो सारी मतलब इन्वेस्टिगेशन के अलावा जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जो कि ट्रायल नहीं है, तो वो कहाँ आ जाएंगी, इंक्वायरी में। इंक्वायरी बेचारा बीच में फंस गया। ठीक, तो वही है 2G। अब H में हमको इन्वेस्टिगेशन बताया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन हम जैसे कि जान ही चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और किस लिए करवाया जाता है, भाई इन्वेस्टिगेशन जब हो रही है तो इसका कोई ना कोई पर्पज़ होगा, तो इसका पर्पज़ ही क्या है, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, कि जो वारदात हुई है, जो केस हुआ है, वो कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये सारे जो फैक्ट एंड सर्कमटेंसेस, जो स्टेटमेंट वगैरह होती है, यानी विटनेस कहाँ आ रहे हैं, कौन स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब सारी चीज़ें मिला मिला के कलेक्शन ऑफ द एविडेंस का मेन पर्पज़ ही होता है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और ये कंडक्टेड होता है बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही किया जा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बार किया गया है सिर्फ मजिस्ट्रेट और कोर्ट को। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन को एथोराइज किया जा रहा है, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा, मतलब पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी तीसरे पर्सन को कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेट करो, तो वो पर्सन भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है मतलब सिर्फ पुलिस ऑफिसर ऐसा पर्सन नहीं होता है जो इन्वेस्टिगेट करे, इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंटेड है या मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो 2H में हमको इन्वेस्टिगेशन, 2J में हमको इंक्वायरी, ये दोनों सीधे सीधे सेक्शन बेस पे पूछे जाते हैं। अब आते हैं हमारे 2I, जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है 2I में, तो इसमें क्या है, इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन और ओथ। तो इसका जो बड़ा ऊट पटांग सा दिया हुआ है, सीधा सीधा सा मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड नहीं है। ठीक, सीधी सी बात। जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड क्या क्या होता है, इंक्वायरी, ट्रायल, ये दोनों चीज़ें हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड होंगी। इन्वेस्टिगेशन एक कहते हैं ना कि प्री जुडिशियल प्रोसीडिंग्स स्टेज होती है। ठीक है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कहलाएंगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जब पुलिस द्वारा पुलिस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाता है और इंक्वायरी वहाँ से स्टार्ट होती है, देन ट्रायल स्टार्ट होता है, तो वहाँ हम उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानेंगे। अब आता है हमारा J, लोकल जुडिडिक्शन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। K में मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये भी सेक्शन बेस पे पूछा जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया बस इतना याद रखिए कि जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है और यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट भी किया जाता है। तो ये हो गया 2K। अब 2L, तो हमने कॉग्निजेबल केसेस कहाँ पढ़े थे, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस 2C में। ठीक, अब 2L में हम पढ़ेंगे नॉन कॉग्निजेबल। तो जैसे कॉग्निजेबल हमने क्या पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर्स होती हैं कि वो पर्सन को, यानी जो एक्यूज्ड पर्सन है, उनको विदाउट वारंट अरेस्ट कर ले। तो उसका ठीक उल्टा है हमारा नॉन कॉग्निजेबल। तो यहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट पुलिस नहीं कर सकती है, उनको अगर अरेस्ट करना है तो पहले मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ेगा।
तो ये हमारा हो गया नॉन कॉग्निजेबल, इतना सा ही छोटू सा। एम नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। टू एन ऑफेंस, तो ये सेक्शन बेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारा आईपीसी में सेक्शन 40 में दिया हुआ है, ठीक है। सीआरपीसी में टू एन ऑफेंस दिया हुआ है। इसमें क्या है कि एनी एक्ट ओमिशन मेड पनिशेबल बाई लॉ, यानी कोई भी एक्ट है या कोई भी ओमिशन है जिसको पनिशेबल किया गया है लॉ के द्वारा, वो ऑफेंस है, ठीक है, सीधी सी बात। इसमें एक चीज़ और इंक्लूड है कि सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट, ये भी इंक्लूड कर दिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ओ में क्या है, ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इसका एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी ऑफिसर इन द चार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, ठीक, यानी कांस्टेबल के रैंक से ऊपर का जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको ही ऑफिसर इन द चार्ज बोला जाता है। ओ से याद कर लीजिएगा, इसको याद हो जाएगा। पी से प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है हमारा क्यू से प्लीडर, ठीक है। अब प्लीडर क्या है, प्लीडर when you used with the reference to any proceeding in any court, ठीक। प्लीडर कोर्ट में कब यूज किया जाता है, मीन्स अ पर्सन ऑथराइज बाई और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट। प्रैक्टिस यानी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर जो होता है, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो होता है, जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और जिनको कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है किसी भी प्रोसीडिंग को करने के लिए, उनको हम नॉर्मली प्लीडर ही कहते हैं। ये हमारा टोक्यो में है, ठीक है। अब आर में क्या है, पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट सीधा सीधा यहाँ तो इतना बता दिया गया है कि 173 के 2 में जो पुलिस रिपोर्ट पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है, उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो इसको हम 173 के 2 में आगे चल के ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एस में क्या है, पुलिस स्टेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये डिक्लेयर किया जाता है। टी में प्रेस्क्राइब कोई मतलब नहीं है। 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब 2U में यहाँ पे तो छोटा सा बताया गया है कि क्या, सेक्शन 24, यानी अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखना है तो आपको सेक्शन 24 में चले जाओ, वहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीधी सी वही बात है कि सरकारी अधिवक्ता जिनको हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, ठीक है, सॉरी हाई कोर्ट नहीं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। और ये किन के बिहाफ पे काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही ये अपने केस प्रोसीडिंग्स चलाते हैं। तो वो होते हैं हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। फिर आता है हमारा वी, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डब्ल्यू और एक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू क्या है, समन केस, ठीक है। समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। सीधी सी बात, समन केस क्या है, जो कि वारंट केस नहीं है, ठीक। तो अब हमको ये जानने के लिए कि भाई वारंट केस क्या है, हमको आ जाना चाहिए 2x पे। अब वारंट केस क्या है, ऐसे केस जो कि पनिशेबल हैं डेथ से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, और ऐसे इम्प्रिजनमेंट से जो कि 2 साल से ऊपर है। यानी सीधी सी बात कि 2 साल के ऊपर जितने भी केसेस होंगे उनको हम वारंट केस के अंतर्गत ही इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा 2 साल से नीचे जो पनिशेबल होते हैं केसेस, उनको हम समन केस यानी पेटी केस, छोटा मोटा केस, ठीक है, तो उनके लिए हम समन केस का क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं। फिर एक इसके बीच में आता है WA हमारा 2009 से इंक्लूड हुआ था, और ये है हमारा विक्टिम, ठीक है। तो पहले क्या था कि जैसे हमको एक्यूज्ड के बारे में बताया गया है, हमको केसेस के बारे में बताए गए हैं, मतलब सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, लेकिन विक्टिम क्या है भाई, विक्टिम कौन है, क्या विक्टिम सिर्फ वही है जिसके साथ कांड हुआ है, या विक्टिम वो है कि भाई देखो कई बार होता है ना कि इंसान का मर्डर हो गया, अब जो मर गया तो मर गया, अब वो तो नहीं आएगा ना अपना केस लड़ने, लेकिन उसके जो संगी साथी होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसके रिलेटिव्स होते हैं, वो भी तो एक तरफ से विक्टिम ही हुए। तो ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज कर रही थी। तो इसको चेंज करने के लिए, यानी इसको एक नाम देने के लिए 2009 में WA एज अ विक्टिम इंक्लूड किया गया, और यहाँ पे एक साफ साफ बताया गया कि ऐसा पर्सन जिसको कोई भी लॉस हुआ है, इंजरी हुआ है, ठीक है, चाहे पर्सन हो चाहे प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह से अगर उसको लॉस हो रहा है, इंजरी हो रहा है, तो वो विक्टिम कहलाएगा। और विक्टिम इंक्लूड हिज और हर गार्जियन एंड लीगल एयर्स, ठीक है। यानी यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि जो विक्टिम्स होते हैं
वो इंक्लूड करते हैं अपने गार्जियंस को भी, और उनके जो लीगल एयर्स होते हैं, यानी जो उस ऑफेंस से जो अफेक्टेड लोग होते हैं वो भी एज अ विक्टिम ही इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये हमारा WA हो गया, और ये काफ़ी पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है सेक्शन। ठीक, तो आज हमने अपना सेक्शन 2A कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा हमारा सेक्शन 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो हम आते हैं सेक्शन 6 में, यानी चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस। ठीक है, तो ये 6 से लेकर 25A तक इसमें बताया गया है। तो अब इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में फर्दर करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक, एंड आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।